कहानी के प्रिय पाठकों, हम कहानी नन्नों के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। नन्नों जैसी पात्र है, उसको समझने के लिए हमें ये अंतिम वीडियो तक पहुंचना होगा। हम समझ सकते हैं कि यहाँ दो पात्रों की तुलना कर रहे हैं। वैसे यूँ कहा जाता है कि कोई भी पात्र किसी दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो सकता। आप एक विद्वान को याद दिलाऊं, ओशो रजनीश, जो अपने दौर में भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है, वो हर बात पर विचार विमर्श करता है। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसके समकक्ष नहीं हो सकता, न चेहरे मोहरे से न विचारों से। वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि जिस तरह से एक नदी में दोबारा नहाया नहीं जा सकता, उसी तरह से एक व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होता। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, न हुआ न होगा। ये जिस तरह से कोटेशन कहा गया है, हम बाहरी तौर पर तुलना करते हैं, बाहरी चेहरे मोहरे वस्तुओं के आधार पर, कुछ विचारों के आधार पर साम्यता और विषमता देखते हैं। ये तात्विक दृष्टि से हम ये विचार कर सकते हैं कि दो पात्र में कुछ समानता है, तो हम खोज कर रहे होते हैं। ये हमारा विचार है कि हम विचारों में कुछ हद तक साम्यता देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इस अर्थ में देखें तो नन्नों और द्वीपा दो छोर है नदी के। एक पारंपरिक पात्र है तो दूसरी आधुनिक पात्र है। एक मध्यकालीन विचारों से लबरेज है तो दूसरी आज की आधुनिका है। स्त्री विमर्श जिसे कहते हैं, स्त्री चेतना से परिपूर्ण है। स्त्री में एक आधुनिक चेतना चाहिए होती है और परंपरा रूढ़ियों से मुक्त है दीपा, और पढ़ी लिखी है। नन्नों इस अर्थ में अनपढ़ है, मध्यकालीन पात्र नजर आती है। और एक त्रासदी के साथ नन्नों जीती है, उसके साथ बहुत बड़ी त्रासदी होती है। त्रासदी यह कि दिखाया एक जाता है, शादी दूसरे से कर दी जाती है। इस सदमे को कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हजारों में से एक दो के साथ गठित होता है, और कहानीकार ने ऐसे ही पात्र को उठाया है कि उनका द्वंद्व किस तरह का होता है, ये पाठक को समझना चाहिए। आज हम यहाँ जी रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मध्यकालीन सोच के लोग यहाँ हमारे बीच में होते हैं। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी पारंपरिक अंधविश्वासी आस्थाओं में चलने वाले, रूढ़ियों में बंधे हुए, शास्त्रों में बद्ध लोग होते हैं, और वर्तमान के साथ कदम ताल नहीं कर पाते। तो इस तरह से इन दोनों पात्रों का अध्ययन करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नन्नों से हम भारतीय परंपरा को समझते हैं, दीपा के माध्यम से हम पाश्चात्य संस्कृति से आबद्ध भारत की आधुनिक युवतियों के बारे में, जो पढ़ लिख करके अपना जीवन साथी चुनती है, उसे हम समझ सकते हैं। इस तरह से ये कहानी और ये कहानी की ये नायिकाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमें समाज के दो आईने दिखाती है। इस वक्त हम भारत में दो तरह के लोग, दो तरह की स्त्रियां, दो तरह की महिलाएं देख सकते हैं, और दोनों ही अपने अपने रूप में मजबूत महिलाएं हैं। दोनों पात्र इस अर्थ में बेहद ताकतवर है, या आइकॉन बन सकते हैं। चरित्र में साम्यता दिखाई देती है। फैसला लेने के लिए दोनों अपने अपने फैसले लेती है। दोनों के फैसले अलग अलग परिस्थिति के अनुसार है, काल अलग अलग है। द्वीपा द्वंद्वग्रस्त है, लेकिन नन्नों में किसी तरह का द्वंद्व नहीं है। वो भाग्य से जुड़ गई है, भाग्य को दोष देती है। ये भारतीयता की एक खास विशेषता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, गरीब पैदा हुआ तो कह रहा कि मेरे भाग्य में लिखा है, दुर्घटना हुई तो कहेगा मेरे भाग्य में लिखा है। इस तरह से दोनों
पात्रों में हम ये अंतर देख सकते हैं। लेकिन नन्नों की एक खासियत ये है कि वो जिसे सुबह को आते ही उसे कहता है, 5 साल बाद आते कि मेरा कसूर था, मैं कैसे आता। जब वो कहती कि 5 साल तक मेरा ख्याल नहीं आया, आज आए हो, तो बोला कि ख्याल तो आया बराबर, लेकिन मैं कसूरवार था, मैं चेहरा दिखाऊं तो कैसे। तुमने सोचा था कि मैंने हाथ पकड़ा, हाँ बेशक हाथ लगाया था, लेकिन हाथ लगाया था वो वस्तु, वो भेंट देने के लिए। ये गलत फहमी स्त्री पुरुष में होना सामान्य बात है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। स्त्री और पुरुष के दोनों के एक दायरे होते हैं, लेकिन गलत फहमियाँ कब बन जाती है, कैसे बनती है, ये नन्नों और सुबह के चरित्र से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम ये देख चुके हैं कि दीपा एकदम आधुनिक युवती है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, और इसी दौरान उसके समकालीन एक मित्र मिलता है और ये देखती है कि उसके साथ उठती बैठती है, उसी से वो शादी करना चाहती है। लेकिन अभी नहीं, अभी उसे नौकरी करनी है। नौकरी के लिए इंटरव्यू, साक्षात्कार देने के लिए उसे कलकत्ता जाना पड़ता है। संयोग से कलकत्ता में उसका दूसरा मित्र मिल जाता है और उस मित्र को वो नकार चुकी होती है, वो नाम भी नहीं लेना चाहती। लेकिन उसका डेडिकेशन देख करके दीपा ये समझती है कि इसके अंदर प्रेम का अंकुरण है। ये एक बार कह क्यों नहीं देता मैं प्रेम करता हूँ। वो इतनी झुक जाती है कि उसके कह देने के बाद, लेकिन वो नहीं कहता और वो चली जाती। फिर दोनों में से वो अंतिम पहले वाले को चुनाव करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि नन्नू बेहद पारंपरिक महिला है, उसमें जटिलता है व्यवहार में, तो जिम्मेदारी का बहुत ज़बरदस्त है कि वो जो उसके साथ हुआ, जो समाज ने दिया, बड़ों ने दिया, उससे वो जुड़ जाती है। इसलिए उसका अंतिम मार्मिक संवाद होता है और वो अपनी तरफ से बोलती है। कहानीकार ने इन वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया है, उस चरित्र को पूरी तरह से निरूपित कर दिया है। सुबह और नन्नू का संबंध क्या है, लेकिन पाठक ये समझता है कि इनको एक साथ होना चाहिए। पाठक का अपना निर्णय होता है। कहानी जब वो पढ़ता है तो कहानी में वो अपनी भावना भी उसमें ढालना चाहता है। पाठक ये सोच रहा होता है कि जब उसका पति नहीं रहा तो विधवा होकर के क्यों रहे, इसे सुबह के साथ शादी कर लेनी चाहिए। वो कमरी आकर के कहती भी है, लेकिन घटनाक्रम यूँ होता है कि सुबह एक बहुत बड़ा नायक के रूप में सामने आता है और नन्नू भी एक बड़ी नायिका के रूप में सामने आती है कि वो त्याग करती है। इस त्याग से आपको याद होगा, आपने चित्रलेखा उपन्यास पढ़ा प्रथम वर्ष में भगवती चरण वर्मा का। वहाँ चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त से प्रेम करती है, साथ रहती है, सह जीवन में रहती है, शादी नहीं की लेकिन साथ रहते हैं। इस अर्थ में दोनों आधुनिक है। लेकिन चित्रलेखा कितनी भी आधुनिक हो, लेकिन अंतिम समय में बीजगुप्त के साथ वो सब कुछ छोड़ करके चल देती है, जैसा उसका प्रेमी चाहता है कि हम गरीबी में रहेंगे, ठीक है गरीबी में रहेंगे। तो इस तरह से वो त्याग करती है और यहाँ नन्नू भी इतना ही त्याग करती है। इसे कहते हैं कि भारतीय परंपरा में जो पतिव्रता होने का कथाओं में चला आ रहा है, वो भावना नन्नू के अंदर जिंदा है। आज के हिसाब से नन्नू का ऐसा होना उचित नहीं लगता और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाठकों को ये अवसर मिलता है, प्रिय पाठकों, कहानी के पाठकों, आपको कहानियाँ जिंदगी की सच्चाई सामने लाती है। जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी बहुत सहज नहीं होती, जिंदगी में संघर्ष करना होता है। युवक और युवती शादी के सपने देखते हैं, लेकिन शादी बहुत आसान नहीं होती। हम इस अर्थ